आज हम बात करने वाले हैं द बी कीपर के बारे में। ये कहानी है एक ऑर्गेनाइजेशन की जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। वो हर जगह लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और उनके अकाउंट के सारे पैसे लूट लेते हैं। लेकिन अब उनके पीछे एक ऐसा आदमी लगता है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि वो पहले क्या था और क्या करता था, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक फार्म का दृश्य आता है। इस फार्म के अंदर हम एक आदमी को जाता हुआ देखते हैं जिसका नाम है एडम क्ले। वो अंदर जाता है और मधुमक्खियों को पकड़ने लगता है, फिर चला आता है वो फार्म से बाहर। तब उसकी मुलाकात होती है इस फार्म के मालकिन से जिसका नाम है मिसेस पार्कर। पार्कर एडम से कहती है कि तुम्हें एक दिन डिनर पर आना पड़ेगा। एडम पार्कर का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आपने ऑलरेडी मेरे ऊपर बहुत एहसान किया है, अपना पूरा का पूरा फार्म दिया है मुझे काम करने के लिए, फिर भी आप हर वक्त मेरा ख्याल रखती हैं। एडम की बातों को सुन करके लगता है कि वो पार्कर को बहुत पसंद करता है, वो उन्हें अपनी माँ की तरह मानता है। यहाँ से वापस आने के बाद पार्कर अपने काम पर लग जाती है। तब हमें पता लगता है कि पार्कर एक चैरिटी चलाती है अनप्रिविलेज बच्चों के लिए। काम निपटाने के बाद वो अपने लैपटॉप को ऑन करती है और अपना रोजमर्रा का काम करने लगती है। तभी वो देखती है कि उसके लैपटॉप में वायरस आ गया है और लैपटॉप बहुत ही स्लो चल रहा है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें एक नंबर लिखा हुआ है। पार्कर तुरंत उस नंबर पर कॉल करती है। कॉल कनेक्ट होने के बाद ये लोग बताते हैं कि ये लोग एंटीवायरस कंपनी से हैं। पार्कर कहती है कि मैंने ऑलरेडी एंटीवायरस इंस्टॉल कर रखा है और मैं उसके लिए पे भी कर रही हूँ, फिर भी मेरे लैपटॉप में वायरस कैसे आ गया। तब यहाँ का मैनेजर बात करता है जिसका नाम है गार्नेट। गार्नेट कहता है कि हमें बहुत ही ज्यादा दुख है कि आपको तकलीफ झेलनी पड़ रही है। मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ, आप बस प्रोसेस करो, लेकिन मुझे डर है कि आपका सारा डेटा डिलीट हो सकता है। पार्कर कहता है कि मेरा सारा का सारा डेटा इसी लैपटॉप में है, अगर डेटा चला गया तो मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। गार्नेट कहता है कि ये लोग उसकी पूरी मदद करेंगे, लेकिन पार्कर को जो मुसीबत झेलनी पड़ी है उसके लिए वो कंपनी से कॉम्पनसेशन भिजवाएगा उसके अकाउंट में। पार्कर कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन गार्नेट कहता है कि ये कंपनी हमेशा ही कॉम्पनसेशन देती है। अगर हमारे किसी भी क्लाइंट को कोई दिक्कत हो तब पार्कर अकाउंट नंबर दे देती है। उसे लगता है कि चैरिटी के थोड़े और पैसे आ जाएंगे। थोड़ी देर के बाद जब वो अपना अकाउंट चेक करती है तब उसे पता लगता है कि उसके अकाउंट में $50,000 आए हैं। तभी गार्नेट उससे दोबारा बात करता है और कहता है कि हमारी कंपनी सिर्फ $500 का कंपनसेशन देती है, मेरे से गलती हो गई, मैंने गलती से $50,000 ट्रांसफर कर दिया। अगर वो पैसे कंपनी के अकाउंट में वापस नहीं आए तब मेरी नौकरी जा सकती है। इन बातों को सुनने के बाद पार्कर मान जाती है और कहती है कि बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। गार्नेट कहता है कि बाकी सारे पैसे मेरे अकाउंट में आप भेज दो। वो अपने लैपटॉप पे अपने इंटरनेट बैंकिंग को लॉग इन करती है, लेकिन पार्कर को यह पता नहीं होता कि इसके लैपटॉप का पूरा एक्सेस अभी गार्नेट की कंपनी के पास है। जैसे ही वो नेट बैंकिंग को लॉग इन करती है अपना पासवर्ड दबा करके, पार्कर के अकाउंट से वो लोग सारे पैसों को चुरा लेते हैं। पार्कर के अकाउंट में $2 मिलियन थे। इन चीजों को देखने के बाद वो थक्का बक्का रह जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि ये पैसे उसके नहीं थे, ये पैसे सारे चैरिटी के थे जो अनप्रिविलेज बच्चों को जाते। पार्कर की ये गलती से अब कितने बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है, उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि वो पैसों को कैसे वापस लाए। वहीं दूसरी तरफ हम गार्नेट को देखते हैं जो खुशियां मना रहा है। उसके ऑफिस में सारे लोग खुशियां मना रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने एक ही झटके में $2 मिलियन चुराए हैं और ये बहुत ही बड़ी जीत है। कई सालों से ये लोग एंटीवायरस के नाम पर इस कंपनी को चला रहे हैं और लोगों के पैसे ऐसे ही लूटते जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम एडम को देखते हैं जो शहद निकाल रहा है मधुमक्खियों से। जैसे ही वो शहद को निकालता है उसे भर लेता है एक जार में और लेकर के जाने लगता है पार्कर के घर पे उसे देने के लिए। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होता है वो देखता है कि चारों तरफ सन्नाटा है और अंधेरा भी। उसे लगने लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो धीरे धीरे करके अंदर जाने लगता है। तभी उसे जमीन पर एक बंदूक नजर आती है और बगल में ही पार्कर की लाश पड़ी होती है। उसने अपनी जान ले ली है। एडम को बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है क्योंकि वो वाकई में परवाह करता था पार्कर की। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम है वेरोना। वेरोना पार्कर की बेटी है, वो एक FBI एजेंट भी है। अंदर आने के बाद वो जैसे ही अपनी माँ के लाश को देखती है उसे लगता है कि एडम ने मारा है उसकी माँ को। वो उसे अरेस्ट करके बाहर लाती है। अब शहर की सारी पुलिस यहाँ पर आ चुकी है और FBI वाले भी। सबको लगता है कि एडम ने ही मारा है पार्कर को क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद था। सारे लोग एडम को लेकर के जाने लगते हैं। तब वेरोना आती है घर के अंदर और पार्कर के लैपटॉप को चेक करती है। चेक करने के बाद उसे पता लगता है कि किसी ने उसके अकाउंट से $2 मिलियन चुराए हैं। वेरोना को ये बात समझ में आने लगती है कि शायद उसकी माँ ने अपनी जान खुद ली है, एडम ने उसे नहीं मारा है। वो इन सारी गुत्थी को सुलझा रही है अपने दिमाग में। तभी पुलिस वालों को भी पता लग जाता है क्योंकि एडम का फिंगरप्रिंट उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। तब सारे लोग समझ जाते हैं पार्कर ने अपने आप को खुद मारा है। एडम को रिहा कर दिया जाता है। वेरोना जाती है मिलने एडम से, उससे माफी मांगने के लिए कि उसने गलत इल्जाम लगाया है एडम पर। एडम कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह अगर कोई भी होता तो यही करता। ये दोनों एक जगह बैठ करके बातें करने लगते हैं। तब वेरोना उसे पूरी बात बताती है कि मेरी माँ एक संस्था चलाती थी अनप्रिविलेज बच्चों के लिए। उनके अकाउंट में $2 मिलियन थे जो चैरिटी के पैसे थे, उसके साथ साथ उनकी पूरी जिंदगी की सेविंग थी जो वो उन बच्चों को देना चाहती थी। लेकिन एक एंटीवायरस कंपनी ने एक ही झटके में उन सारे पैसों
को चुरा लिया। मैंने उस कंपनी के बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन लगता है कि ये लोग बहुत ही बड़े हैं। FBI भी हमें परमिशन नहीं दे रही उन तक पहुंचने की, और हम उनके बारे में पता भी नहीं लगा पा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं अपने माँ के हथियारों को सजा देना चाहती हूँ। इन बातों को सुनने के बाद यहाँ पर एडम चुप रहता है और वेरोना को कहता है कि तुम्हारी माँ के लिए मुझे दुख है। इतने कहने के बाद वो वापस आता है और कॉल करता है एक लड़की को। तब हमें पता लगता है एडम के बारे में। एडम पहले एक एजेंट हुआ करता था, उसकी कंपनी का नाम था बी कीपर। बी कीपर के एजेंट सबसे खतरनाक हुआ करते थे। वो किसी भी इंसान के पीछे नहीं लगते थे, वो पूरी की पूरी संस्था के पीछे लगते थे और तब तक सांस नहीं लेते थे जब तक उन्हें जड़ से खत्म ना कर दे। और एडम बी कीपर का सबसे बेहतरीन एजेंट था। लेकिन एक वक्त के बाद उसने रिटायरमेंट ले ली। कितने सालों के बाद उसने वापस अपनी एजेंसी में कॉल किया है। वो लड़की को कॉल करता है और पूरी डिटेल देता है कि यहाँ पर एक एंटीवायरस की कंपनी है जिसने एक औरत के सारे पैसे चुरा लिए हैं। ये लोग बहुत बड़े हैं, FBI वाले भी इन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मुझे इनके ऑफिस की लोकेशन चाहिए। तब इसकी एजेंसी काम पर लग जाती है। थोड़े समय के बाद एडम को मिल जाता है लोकेशन। तब वो 2 जार में गैसोलीन भरता है और पहुंच जाता है इनके लोकेशन पर। सबसे पहले उसे 2 गार्ड्स रोकते हैं, लेकिन बड़ी ही जल्दी वो उन्हें पीट करके नीचे गिरा देता है और ऑफिस में जाते ही चारों तरफ हड़कंप मचा देता है। वो एक एम्प्लॉय को पीटता है। तब सारे लोग उसे देखने लगते हैं। फिर वो सबको कहता है कि कसम खाओ कि आज के बाद तुम लोग किसी के भी पैसे नहीं चुराओगे। जब सारे लोग कसम खा लेते हैं तब वो चारों तरफ गैसोलीन फेंकने लगता है ताकि वो पूरे ऑफिस को जला सके। इस चीज को देख करके लोग भागने लगते हैं। एडम सबको कहता है कि अगर तुम लोग नहीं भागोगे तो ऑफिस के साथ साथ तुम लोग भी जल के मरोगे। इसी बीच यहाँ पर गार्नेट आ जाता है अपने बॉडीगार्ड्स के साथ। उसके बॉडीगार्ड्स टूट पड़ते हैं एडम पर, लेकिन एडम को जरा सा भी समय नहीं लगता। वो एक एक करके सबको पीट के नीचे गिरा देता है, चारों तरफ गैसोलीन फैलाता है और गार्नेट को कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो यहाँ से बाहर निकल जाओ। गार्नेट उससे बार बार सवाल पूछते रहता है कि वो क्या चाहता है और वो क्या करता है। एडम यहाँ पर सिर्फ मधुमक्खियों के बारे में बात करता है और एक बॉम्ब लगा देता है। फिर गार्नेट को बताता है कि अगला कॉल जैसे ही यहाँ पर आएगा ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी। इतना कहने के बाद वो बाहर आ जाता है। तब गार्नेट भी भाग करके बाहर चला जाता है। अगला कॉल जैसे ही यहाँ पर बजता है पूरी की पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती है। तभी दूसरी तरफ डेरिक नाम के एक लड़के को हम देखते हैं जो इस कंपनी का मालिक है। गार्नेट उसे कॉल करके पूरी बात बताता है। डेरिक भड़क जाता है और कहता है कि किसी की इतनी औकात नहीं है जो हमारे साथ ये कर सके। उस आदमी को ढूंढो। कौन था वो आदमी? गार्नेट कहता है कि उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, वो सिर्फ मधुमक्खियों के बारे में बात कर रहा था। डेरिक कहता है कि पिछले कुछ समय में तुम लोगों ने किस किस से चुराया है, उनके लिस्ट निकालो और सबसे ज्यादा पैसे जिनसे चुराए हैं उनके घर पर जाओ और चारों तरफ उस आदमी को ढूंढना शुरू करो। शहर के जितने भी बड़े हिटमैन्स हैं सबको हायर कर लो। तब ये लोग ऐसा ही करते हैं और घूमने लगते हैं। इसी बीच ये लोग पहुंचते हैं पार्कर के घर के पास। तभी इन्हें गाड़ी नजर आ जाती है एडम की। एडम की इस कार को उन लोगों ने CCTV कैमरे में देखा था। वो लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जल्दी ही मधुमक्खियों का फार्म भी उन्हें नजर आ जाता है। तब वो पूरे फार्म को तबाह कर देते हैं और घुस जाते हैं एडम के घर के अंदर। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि एडम को यह बात पता है। वो भी अपनी तैयारी कर रहा है। सारे हिटमैन्स अंदर आते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। एडम के पास कोई भी हथियार नहीं है, फिर भी वो बाहर आता है और एक बार में एक बंदे को मारता है। फिर वो छुप जाता है। दूसरी बार दोबारा बाहर आता है और दूसरे बंदे को मारता है। इस तरीके से वो तीनों बंदों को ढेर कर देता है। फिर वो सामने आता है गार्नेट के, लेकिन उसे मारता नहीं, सिर्फ टॉर्चर करता है। उसके दाएं हाथ की 4 उंगलियों को काट करके यहाँ से निकल जाता है अपनी चीजों को लेकर के। गार्नेट ऐसे ही तड़प रहा है। थोड़ी देर के बाद हम वेरोना को देखते हैं, जिसे पता लगता है कि उसके माँ के वेयर हाउस में आग लगी हुई है। वो भागती हुई आती है यहाँ पर। सारी चीजों को देखने के बाद उसे पता लगता है कि अंदर 3 लोगों की लाश मिली है और वो तीनों हिटमैन्स थे। वेरोना को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। तभी उसे अंदर गार्नेट की ID कार्ड मिलती है और उसे पता लग जाता है एंटीवायरस कंपनी के बारे में। वो समझ जाती है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उसके माँ के पैसे को चुराया था। तभी उसे एहसास होता है कि यहाँ पर एक और आदमी रह रहा था। एडम वेयर हाउस में ही रहता था, वो गायब है। उसे अब एडम पर भी शक होने लगता है कि कहीं ना कहीं एडम का हाथ है इन सारी चीजों में। इसी बीच हम गार्नेट को देखते हैं जो यहाँ से बहुत दूर भाग चुका है। उसे लग रहा है कि अब वो सुरक्षित है। तब वो कॉल करता है डेरेक को और बताता है कि हमने एडम को हल्के में लिया था। वो कोई मामूली आदमी नहीं है। उसने एक ही झटके में सारे हिटमैन्स को मार दिया और मेरी भी उंगलियां काट दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। तब डेरेक भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उस आदमी के बारे में सारी जानकारी मुझे चाहिए कि वो कौन है और ये सारी चीजें क्यों कर रहा है। लेकिन अब गार्नेट कुछ बोल पाता उससे पहले यहाँ पर एडम आ जाता है और गार्नेट को बांधने लगता है। उसे बांधने के बाद वो हुक को लगा देता है अपनी गाड़ी में और गाड़ी को स्टार्ट कर देता है। गाड़ी जैसे ही समंदर में गिरती है उसके साथ गार्नेट भी नीचे चला जाता है और गार्नेट की मौत हो जाती है। डेरेक इन सारी चीजों को फोन पर सुन रहा है। तभी एडम फोन उठाता है। डेरेक उससे पूछता है कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। एडम उससे कहता है कि अगली बारी तुम्हारी है, अब मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, तुम कुछ ही दिनों के मेहमान हो। तभी हम वेरोना को देखते हैं। वो हर तरह पता लगाने की कोशिश कर रही है एडम के बारे में कि आखिर वो कौन है और कहाँ से आया है। लेकिन पूरे डेटा को छान मारने के बाद भी उसे एडम के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता। तभी हम डेरेक को देखते हैं, वो भी परेशान है। वो बात कर रहा है अपने पिता से जिसका नाम है वेलिस। वो भी पता लगाना
बताना चाहता है एडम के बारे में। तब हमें पता लगता है कि वेलिस का भी FBI का हेड हुआ करता था, इसीलिए आज तक FBI एंटीवायरस कंपनी तक नहीं पहुंच पाई। वो अभी भी इन्फ्लुएंस कर रहा है FBI को। डेरेक अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं समझता। तब वो कॉल करता है अपनी माँ को और यहाँ पर हमें पता लगता है डेरेक के माँ के बारे में। वो अभी प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हुई है। जैसे ही अपने बेटे को परेशान देखती है, कॉल करती है वेलिस के पास और पूछती है कि आखिर क्या परेशानी है। वो कहता है कि एक बी कीपर है जिसका नाम है एडम क्ले। उसने इसके एक ऑफिस को तबाह कर दिया और वो इनके पीछे लगा हुआ है। डेरेक की माँ का नाम है डैनफोर्ड। वो वेलिस से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा बच्चा परेशान नहीं होना चाहिए, तुम उस आदमी के पीछे जाओ। तो वेलिस कॉल करता है बी कीपर के हेड के पास जिसका नाम है जेनेट। फिर उससे पूछता है एडम क्ले के बारे में। वो बताती है कि एडम क्ले नाम का एक आदमी था बी कीपर में, लेकिन अब वो रिटायर हो चुका है। वेलिस कहता है कि बी कीपर में जितने भी एजेंट्स हैं सबको पीछे लगा दो एडम क्ले के, वो कैसे भी मरना चाहिए। ये ऑर्डर डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास से आए हैं, तुम इसे टाल नहीं सकती। तब जेनेट अपने एजेंट्स को लगा देती है उसके पीछे। रात में एडम जब एक गैस स्टेशन के पास होता है तभी एक गाड़ी आकर के पीछे से उसके गाड़ी को ठोक देती है और एक बी कीपर एजेंट बाहर आती है। एडम उसे देखते ही समझ जाता है कि ये कौन है। ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। ये दोनों ही बेहतरीन फाइटर्स हैं। बहुत देर तक इनके बीच लड़ाई होती रहती है लेकिन एडम के सामने ये लड़की टिक नहीं पाती। बार बार एडम उसे नीचे गिरा देता है, फिर भी ये लड़की हार नहीं मानती और एडम भी इस बात को समझ जाता है। एक वक्त के बाद इससे पीछा छुड़ाने के लिए एडम को इसे जिंदा जलाना पड़ता है। उसे जलाने के बाद वो पूरे गैस स्टेशन को ब्लास्ट कर देता है। ये खबर हर जगह फैल जाती है कि एडम अभी भी जिंदा है। FBI को भी ये बात पता है। जैसे ही वेलिस को ये बात पता लगती है वो सीधा कॉल करता है जेनेट को और कहता है कि अब तुम्हारे पास जितने भी एजेंट्स हैं और बी कीपर का जो सबसे बेहतरीन एजेंट है उसे लगाओ एडम के पीछे। जेनेट कहती है कि मैंने सबको मैसेज भेजा है लेकिन कोई भी मुकाबला नहीं करना चाहता है एडम का। बी कीपर में ऐसा कोई भी नहीं जो एडम को नहीं जानता हो। एडम हमारा सबसे बेहतरीन एजेंट हुआ करता था। उसके सामने जाना यानी मौत को दावत देना है। कोई भी बी कीपर का एजेंट उसके सामने नहीं जाएगा। इन बातों को सुनने के बाद वेलिस भी डर जाता है और वो समझ जाता है कि अब उसे दुनिया के सबसे बेहतरीन कातिलों को बुलाना पड़ेगा। वो हर जगह से कातिलों को बुलाने लगता है। जब सारे कातिल इकट्ठा हो जाते हैं तब वो जाकर के कहता है कि तुम सारे लोगों को एक आदमी के पीछे जाना है। तब ये हंसने लगते हैं और कहते हैं कि इतने सारे लोग सिर्फ एक आदमी के पीछे। वेलिस कहता है कि हाँ, और इस बात का ध्यान रखना कि तुम सारे लोग एक साथ रहो। अगर तुम लोग इधर उधर हुए तब वो तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर तुम लोग साथ रहे तब भी उसे तभी मार पाओगे जब तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी। तुम लोगों को पता भी नहीं है कि तुम्हारा मुकाबला किसके साथ होने वाला है। ये सारे लोग एडम को ढूंढने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ हम एडम को देखते हैं। एडम ने उस लड़की की उंगली काट ली थी। वो चला आता है उसके वेयर हाउस पे। वो हथियारों को इकट्ठा करता है और उसके सिस्टम में लॉगिन करके लोकेशन निकाल लेता है डेरेक की और निकल पड़ता है उनके पीछे। तभी हम डेरेक की बिल्डिंग को देखते हैं जिसका नाम है 9 स्टार। यहाँ पर भी एक कॉल सेंटर है। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए हर जगह उन लोगों ने कॉल सेंटर्स बना करके रखा है। वेलिस को पता है कि यहाँ पर एडम कभी भी आ सकता है, इसीलिए उसने FBI वालों को बुला करके रखा है। FBI वाले गेट पर ही होते हैं। तभी यहाँ पर एडम आ जाता है। वो उन लोगों से बात करता है और सबको पीटना शुरू कर देता है। एक ही झटके में वो कई FBI एजेंट्स को मार करके नीचे गिरा देता है। फिर एक एजेंट को पकड़ता है और ऊपर चला आता है कॉल सेंटर में। अंदर आते ही वो डेरेक को ढूंढने लगता है लेकिन अंदर भी कातिल मौजूद हैं। वो सब गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं एडम पर। एडम को अंदाजा नहीं था कि अंदर इतने लोग होंगे। वो अपने आप को संभालता है और नई स्ट्रेटेजी से काम करने लगता है। अंदर FBI वाले हैं, उसके साथ साथ बाहर के कातिल भी हैं। वो एक एक करके सबसे लड़ रहा है। वो किसी भी FBI एजेंट को नहीं मार रहा लेकिन कातिलों को वो बड़ी ही बेरहमी से मार रहा है। देखते ही देखते वो हर तरफ लाशें बिछा देता है। हर तरफ कातिलों की लाशें पड़ी हुई हैं। सबको मारने के बाद वो आता है यहाँ के मैनेजर के पास और उससे पूछता है कि डेरेक कहाँ पर है। वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ये लोग बहुत खतरनाक हैं, ये मुझे मार देंगे। एडम कहता है मैं भी तुम्हें मार दूंगा लेकिन पहले मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगा फिर मारूंगा। तो मुझे बताओ कि डेरेक कहाँ पर है। इतना कहने के बाद वो उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। तब मैनेजर बताता है कि ये लोग कौन है। वो कहता है कि डेरेक प्रेसिडेंट का बेटा है। डेरेक और वेलिस वो दोनों प्रेसिडेंट के घर पर होंगे। तभी यहाँ पर वेरोना आ जाती है। एडम समझ जाता है कि वेरोना यहाँ पर आ चुकी है लेकिन ये दोनों अब एक दूसरे के आमने सामने आते उससे पहले यहाँ से एडम निकल जाता है। दूसरी तरफ डेरेक को भी ये बात पता लगती है कि एडम आया हुआ था 9 स्टार बिल्डिंग में। उसने सारे कातिलों को मार दिया। वेलिस डर जाता है और डेरेक को कहता है कि अब से तुम बिल्डिंग से बाहर नहीं निकलोगे। तभी हम वेरोना को देखते हैं जो अपने दोस्त से बात कर रही है। उसका दोस्त कहता है कि असली काम एडम कर रहा है, हम कभी भी इन लोगों तक नहीं पहुंच पाते। उसने मारा है तुम्हारी माँ के कातिलों को और वो अभी भी नहीं रुकने वाला। वो उनके पूरे साम्राज्य को खत्म करना चाहता है। तुम्हें नहीं लगता कि वो विलन नहीं बल्कि हीरो है? वेरोना सोचने लगती है और कहती है कि कानून सबसे बड़ा हीरो है। हमने जब डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था तभी शपथ ली थी कि हम कानून को सबसे ऊपर रखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वेरोना भी इस सच्चाई को जानती है कि एडम क्या कर रहा है। जो काम एडम कर रहा है उस काम को वेरोना को करना चाहिए था क्योंकि इन लोगों की वजह से उसकी माँ मरी है। तभी वेरोना की मीटिंग होती है FBI के चीफ के साथ। तब वो उसे पूरी बात बताती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। ये सारे लोग लोगों से पैसे लूटते हैं और इन्हें अब तक कोई इसलिए नहीं पकड़ पाया है क्योंकि इस कंपनी को डेरेक
चला रहा है जो प्रेसिडेंट का बेटा है। इन बातों को सुनने के बाद FBI का चीफ भी हक्का बक्का रह जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो वेरोना को कहता है कि ये बात किसी को मत बताना, ये बात सिर्फ हमारे बीच रहनी चाहिए। अब ये सारे लोग पहुंचने वाले हैं प्रेसिडेंट के घर पे। हर तरफ FBI वाले फैले हुए हैं। उन्हें पता है कि एडम यहाँ पर आएगा और एडम ऐसा ही करता है। वो सबसे पहले गटर के रास्ते अंदर आता है। अंदर आने के बाद एक ट्रक के नीचे चिपक जाता है। उसे पता है कि सारे लोग ट्रक के नीचे की भी तलाशी लेंगे। जैसे ही वो आगे जाता है एक FBI एजेंट आता है नीचे पहिए पर और चेक करने लगता है। यही सही मौका होता है एडम के पास। वो उसे खींच करके ऊपर लाता है और उसे मार करके चिपका देता है ट्रक के नीचे और उसके कपड़े पहन करके आ जाता है बाहर। अब वो आसानी से अंदर जा सकता है। दूसरी तरफ वेलिस भी परेशान है। उसने और भी कातिलों को बुलाया है। उसे FBI एजेंट्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तभी यहाँ पर डेनफोर्ड आती है। उसके साथ FBI का चीफ भी है। डेनफोर्ड पहली बार बात करती है डेरेक से और उसे पता लगता है कि डेरेक क्या कर रहा है। डेनफोर्ड को ये पूरी बात पता नहीं थी कि वो कितने सारे लोगों से पैसे लूट रहा है। वो डेरेक को डांटना शुरू करती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तब डेरेक कहता है कि आप इस बात को मत भूलो, उन्हीं पैसों की मदद से आज आप राष्ट्रपति बने हो। आपके इलेक्शन के कैंपेन के सारे पैसे मैंने दिए हैं जो उसी बिजनेस से आए हैं। हमने एक भी पैसा बाहर से नहीं उठाया है, किसी ने हमें कोई भी फंडिंग नहीं दी। दूसरी तरफ हम एडम को देखते हैं जो अंदर आ चुका है। तभी वेरोना की नजर उस पर पड़ जाती है। वो सारे लोगों को इत्तला कर देती है। अब FBI के सारे एजेंट्स उसके पीछे हैं और बाकी के कातिल भी। वो बाहर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वेलिस जैसे ही देखता है वो कातिलों को कहता है कि वो मार गिरा है यहाँ पर एडम को। वेरोना कहती है कि ये गलत है, हम इसे मार नहीं सकते, हमें इसे गिरफ्तार करना है। लेकिन वेरोना को समझ में आ जाता है कि ये लोग किसी की नहीं सुनेंगे। वो लोग एडम को मारने वाले हैं। लेकिन एडम पूरी तैयारी के साथ आया है। जब वो अंदर आया था तभी उसने सारे के सारे गाड़ियों में बॉम्ब्स लगा दिए थे। वो तुरंत बटन दबाता है और चारों तरफ ब्लास्ट होने लगता है जिससे ये लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा करके वो एक एक करके मारने लगता है सारे कातिलों को। जो भी उसके सामने आता है वो उसे मौत के घाट उतार देता है। धीरे धीरे करके वो अंदर आ रहा है। हर तरफ वो लाशें बिछाते जा रहा है। हर तरफ कातिल भरे पड़े हैं लेकिन एडम भी तैयार है उन सबको मारने के लिए। तभी उसका मुकाबला होता है सबसे खतरनाक कातिल से जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसका एक पैर स्टील का है जिसे वो अपने स्ट्रेंथ की तरह यूज करता है। वो लड़ने लगता है एडम से। इन दोनों के बीच बहुत ही घमासान लड़ाई होती है। पहली बार कोई एडम को घायल करता है लेकिन एडम जानता है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है। थोड़ी देर के बाद वो टूट पड़ता है इस आदमी पर और उसे तब तक मारता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। फिर वो अपना उपचार करता है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है राष्ट्रपति के कमरे की तरफ। तभी उसकी मुलाकात होती है वेलिस से। वेलिस एडम को बहुत सारा पैसा ऑफर करता है लेकिन एडम नहीं मानने वाला। उसे पैसों में कोई भी रुचि नहीं है। इसी बीच हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो डेरेक को कहती है कि मैं जनता को पूरी सच्चाई बताने वाली हूँ। आज मेरा भाषण है, मैं तुम्हें सबके सामने नंगा कर दूंगी कि तुमने क्या किया है। इन बातों को सुनने के बाद डेरेक गुस्सा हो जाता है और गोली मारता है FBI के चीफ को। तभी हम देखते हैं एडम को जो दरवाजे को तोड़ने वाला है। जब वेलिस उसे रोकने आता है तब वो उसका हाथ तोड़ देता है। फिर चला आता है अंदर। जैसे ही डेरेक एडम को देखता है वो बंदूक तान देता है अपनी माँ पर और एडम को कहता है कि अगर तुम आगे आए तो मैं इसे मार दूंगा। तभी यहाँ पर वेरोना भी आ जाती है और एडम को कहती है कि वो अपने बंदूक को फेंक दे। एडम वेरोना की तरफ देख करके कहता है कि तुम किसके लिए काम करना चाहती हो, सरकार के लिए या इंसाफ के लिए? तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। तभी हम डेरेक को देखते हैं जो गोली मारने वाला है अपनी माँ को, क्योंकि अगर वो जिंदा बच गई तो आज के भाषण में उसका पर्दाफाश कर देगी। लेकिन वो ट्रिगर दबाता उससे पहले एडम उसे गोली मार देता है और गोली मारने के बाद खिड़की से बाहर कूद जाता है। तब वेरोना उसके पीछे जाती है और एडम खड़ा हो जाता है। वेरोना के पास मौका है कि वो एडम पर गोली चलाए लेकिन वो उस पर गोली नहीं चलाती। वो जानती है कि एडम सही है, उसने उसकी माँ का बदला लिया है और सच्चाई को दुनिया के सामने लाया है। वो उसे इशारा करती है कि वो भाग जाए। तब एडम यहाँ से भाग जाता है। वो नीचे कूदता है और चला आता है समंदर के किनारे। तब हमें पता लगता है कि एडम ने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी। उसने सारे गैजेट्स को जमीन में छुपा दिया था। वो सबको बाहर निकालता है और कूद जाता है समंदर के अंदर ताकि यहाँ से वो दूर निकल जाए और किसी की नजर में ना आए। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।